Dear student, today we will discuss about the game theory in international politics. Game theory जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को समझने का एक माध्यम मानते हैं, क्योंकि गेम जो है या गेम सिद्धांत जो है या खेल सिद्धांत जो है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की एक कुंजी माना जा सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो वह जो है इसको हम गेम थियरी के माध्यम से ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और हमारे समझने के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। गेम थियरी को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि गेम थियरी को जो सबसे पहले यूज किया गया तो सबसे पहले इसे मैथमेटिक्स में यूज किया गया। मैथमेटिक्स के बाद यह इकोनॉमिक्स में आया और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में यह बहुत ही हेल्पफुल रहा और हेल्पफुल होने के कारण बाद में इसे जो है वह पॉलिटिक्स में लाया गया और पॉलिटिक्स के बाद इसे मार्टिन कैपलान या कार्ल डायस, आर्थर डी बर्ग्स और रिजर्व आदि के द्वारा इसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाने लगा, एक हथियार के रूप में यूज किया जाने लगा। यह जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर हम समझने का प्रयास करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने का जो माध्यम चुनते हैं तो उस माध्यमों में जो गेम थियरी है, गेम थियरी जो है वह एक इम्पोर्टेंट माध्यम है, एक इम्पोर्टेंट मीन्स हो जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से, इस अप्रोच के माध्यम से या इस थियरी के माध्यम से जो है हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम एनालाइज कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें हमें एनालाइज करने के लिए अलग अलग तरह के विकल्प मिलते हैं और इन विकल्पों के माध्यम से हम एक सही विकल्प का चयन करके और अपने को एक सही और स्पष्ट जो है वो रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में विकल्पों का जो खेल है, विकल्पों के चयन को ही, जैसे हम सब ने गेम खेला होगा बचपन से लेकर अब तक, हम गेम में यह चाहते हैं कि हम जीते, हम यह चाहते हैं कि यह जो गेम हो रहा है इस गेम में सबसे अच्छी भूमिका हमारी रहे, यह जो गेम कंडक्ट हो रहा है इस गेम में जो है वो सबसे अच्छा रोल हमारा रहे, हम सबसे ज्यादा जीते। तो यह जो कहा जा सकता है कि यह विचारों का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा आइडियोलॉजिकल एक ऐसा ग्रुप है या विचारों का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा आइडियोलॉजिकल ग्रुप है जो यह चाहता है कि जिसमें प्रतियोगिता भी हो, जितने भी निर्णय हो, जितने भी निर्णय हो प्रतियोगिता और संघर्ष के परिस्थितियों में सब लोगों को बराबर की हिस्सेदारी मिले और जो जितना अच्छा प्लेयर हो, जो जितना अच्छा खेलता हो उसके हिसाब से उसको उतना अच्छा रिवॉर्ड मिले। तो गेम थियरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की कुंजी है। इसके माध्यम से हम जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं या समझने का प्रयास। इस व्यवस्था में जो गेम थियरी है, गेम थियरी में जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें जितने भी प्रतियोगी होते हैं, जितने भी कम्पिटिटिव होते हैं या जितने भी कंपटीटर होते हैं, वह सब जो है वो अपने संघर्ष की स्थिति में बेहतर विकल्प के चयन के लिए तत्पर होते हुए चाहते हैं कि जितना अच्छा हमारा विकल्प होगा उतना अच्छा हमारा रिजल्ट होगा, क्योंकि विकल्प चयन के आधार पे ही इसमें जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर डिसाइड किया जाता है, इसमें विनर और लूजर डिसाइड किया जाता है। तो जिस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो गेम थियरी या बताने की कोशिश करता है, गेम थियरी या समझाने की कोशिश करता है, यह जो विश्व व्यवस्था है, यह जो इंटरनेशनल सिस्टम है, वह पूरी तरह से इसी के बेस पे चलती है कि हमारा निर्णय, यह सही और गलत निर्णय ही हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक साधन होता है। और गेम थियरी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उन परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने या विकल्प चुनने के अवसर को प्रदान करता है। अगर आपने अपने विकल्प चयन में सर्वोत्तम अवसर का चयन कर लिया, अगर आपने अपने प्रयत्न में अच्छे विकल्पों का चयन कर लिया, अगर आपने अपने गेम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया, तो इसका मतलब है कि आपकी विजय निश्चित होती है, आपकी विजय निश्चित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कार्यकर्ता होता है, जो एक्टर होता है, वह हर संभव हर चीज को इसी गेम थियरी के माध्यम से पाने का प्रयास करता है और वह चाहता है कि उसका जो विकल्प चयन हो सर्वोत्तम हो। वह जो ऑप्शन चूज कर रहा है, वह जो खेल के नियमों के हिसाब से खेल रहा है उसमें वह बेहतर करे और जितना बेहतर करेगा उतनी अच्छी विजय उसकी होगी, उतना अच्छा वह जीतेगा। जब हम बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह जो खेल पागल है, यह जो खेल सिस्टम है, यह जो है यह एक विश्लेषण का तरीका है
जिसमें कई विकल्पों में से एक श्रेष्ठ जो है ऑप्शन, एक बेस्ट ऑप्शन चुनने का क्या किया जाता है, एक बेस्ट ऑप्शन चुनने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। अगर उसका चयन अच्छा होगा, अगर उसने विकल्प सही दिया, तो यह जो है उन परिस्थितियों के हिसाब से कौन से निर्णय लेने हैं और कौन सा विवेक तर्क संगत होगा, इन सभी चीजों का सही ढंग से कह सकते हैं कि विश्लेषण होता है, और उन्हीं के आधार पे हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय को सही और गलत साबित करते हैं। तो यह जो कहा जा सकता है कि जो गेम थियरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो गेम थियरी का जो विकल्प है, इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से समझा जा सकता है कि यह जो है एक शतरंज के गेम की तरह होता है, एक गेम की तरह होता है, जिसमें अगर दो खिलाड़ी हैं, दो खिलाड़ी आपस में तत्पर हैं, तो वह जो है हर खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता, पूरी लगन और पूरी तत्परता के साथ यह कोशिश करता है कि वह जीत जाए और वह जीत जाए। एक जो है वह दूसरे को हराने के लिए तत्पर होता है और एक जो है वह दूसरे को हराने के लिए तत्पर होता है। हर जो खिलाड़ी होता है, हर खिलाड़ी अपने गेम को बेहतर बनाने के लिए, अपने गेम को बेहतर बनाने के लिए, अपने विकल्पों का सही चयन करने के लिए, अपने विकल्पों के आधार पर सही निर्णय लेने के लिए, अपने विकल्पों के आधार पर सही रिजल्ट लेने के लिए वह तत्पर होता है। वह चाहता है कि हम जो है जीते। दोनों प्रत्याशी, दोनों खिलाड़ी जो होते हैं वह जीतने की कोशिश करते हैं। सेम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी यही होता है कि जो नेशनल एक्टर होते हैं, जो नेशनल एक्टर होते हैं, वह अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए या इस गेम में जब लगे होते हैं तो वह चाहते हैं इस गेम में उनकी ज्यादा से ज्यादा विजय हो और ज्यादा से ज्यादा वह चीजों को अपने पक्ष में करने में तत्पर है। उनके विकल्प का चयन हो, चाहे स्ट्रेटजी बनानी हो, चाहे उनको जो है मोहरे बिछाने हो, बिसात बिछानी हो, गेम प्लान करना हो, वह चाहते हैं, वह सोचते हैं कि अगर इस कैटेगरी से सोच रहे हैं तो हमारा जो सामने वाला खिलाड़ी है, हमारा जो विपक्षी खिलाड़ी है, वह भी किस लेवल तक सोच सकता है। और यह सारा खेल सोच का है कि वह उसके सोच को, जैसे जीतने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जीतने के लिए आवश्यक है कि आप अपने प्रतियोगी को, अपने जो आपका जो प्रतियोगी है, जो आपके साथ उस खेल में शामिल है, उसके परिवेश को, उसके माहौल को, उसके मस्तिष्क को पढ़ने और समझने की कोशिश करें। जो एक्टर सामने वाले के मस्तिष्क को पढ़ लेता है, उसकी परिस्थिति को पढ़ लेता है, उसके सिचुएशन को पढ़ लेता है, वही डिप्लोमेट, वही एक्टर जो है वह विनर के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत को समझने के लिए पहले खेल के मॉडल को समझना ज्यादा आवश्यक। गेम थियरी जो है वह, अगर हम इसके एक्सपोनेंट्स की बात करें तो इसका जो एक्सपोनेंट्स है वह जो है वह कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन जो है वो इसी पे बेस होती है। कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन के बेस पे ही यह सारे डिसीजंस लेती है, क्योंकि इसका मानना है, गेम थियरी में यह माना जाता है कि गेम थियरी जो है वह कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट के आधार पे ही संचालित होती है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्टर्स जो होते हैं या जो नेशनल एक्टर्स होते हैं वह कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन के बेस पे ही एक दूसरे के साथ जो है वह गेम खेलते हैं या गेम प्लान करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जानने के लिए जो हमारा जो गेम थियरी है वह एक कारगर विकल्प हो सकती है, एक कारगर जो है वह हथियार हो सकती है। इसमें जो है वह सबसे अच्छी बात यह है कि एक शतरंज के गेम की तरह, एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सामने वाले के मस्तिष्क को, उसके चालों को समझना होता है, उसकी परिस्थिति को समझना होता है। हमें उसको, उसकी जगह पे अपने आप को, अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, एक अच्छे जो है, अगर एक्टर के रूप में आप एक अच्छे प्लेयर के रूप में अपने आप को स्टेबल किए हुए हैं, अगर एक अच्छे प्लेयर के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, तो आपको सामने वाले के मस्तिष्क को पढ़ना होगा, सामने वालों के चाल को समझना होगा, सामने वाले की परिस्थितियों को समझना होगा। आखिर वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसके आधार पे वह निर्णय ले रहा है, वह कौन कौन सी सिचुएशन है जिसके आधार पे वह डिसीजन ले रहा है, वह कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पे वह अपने चीजों को हासिल कर रहा है या जीत रहा है। तो जीतने के लिए सबसे मेन बात है क्या है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी समझनी हो, बनानी होगी और सामने वाले की स्ट्रेटजी समझनी होगी, और उस सामने वाले की स्ट्रेटजी को समझ के जो है आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो वह जो कंपोनेंट की बात आती है, तो कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन जो है यह दो ऐसे एक्सपोनेंट्स हैं जो गेम थियरी के सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है एजम्पशन या कुछ एजम्पशंस हैं जिसके बेस पे जो गेम थियरी जो है वो काम करती है। तो गेम थियरी के अगर हम एजम्पशंस को डिसाइड करें तो हम देखते हैं कि यह एक तरह के सिचुएशन को एज्यूम करती है। इसके जो एजम्पशन है
वह एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, एक सिचुएशन को एज्यूम करते हैं जिस सिचुएशन के आधार पे या गेम को प्लान करती है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए गेम थ्योरी के एजम्पशन को भी समझना जरूरी है कि आखिर वह कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, वो कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके जो है जिससे गेम को अच्छे ढंग से खेला जा सकता है, या गेम थ्योरी को अच्छे ढंग से समझा जा सकता है, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक गेम के रूप में समझा जा सकता है। तो वह जो है गेम थ्योरी जो है वह 5 जो है एलिमेंट्स को एज्यूम करती है, और इस 5 एलिमेंट्स के आधार पे ही वह यह मानती है कि गेम थ्योरी को आगे बढ़ाया जा सकता है, या गेम थ्योरी को क्या किया जा सकता है, एज्यूम किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो उसका एजम्पशन है, या फिर कह लो कि सबसे पहला जो उसने एज्यूम किया, उसने एज्यूम किया कि जो एक जो है किसी भी गेम के लिए जो चीजें होती हैं वो सबसे जो अच्छी चीजें होती हैं वह उसमें सबसे मेन है कि आपके पास किसी भी गेम के लिए, जैसे हम आप सब बचपन से लेकर अब तक गेम खेलते आए, तो हम गेम खेलते हैं, तो गेम जब हम खेलने जाते हैं तो गेम में जब इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज जो होती है वह होती है कि हमारे पास एक स्ट्रेटजी होती है कि हम अपनी स्ट्रेटजी के आधार पे गेम खेलते हैं। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट मैच खेला होगा, फुटबॉल मैच खेला होगा, या अलग अलग तरह के गेम्स खेले होंगे आप लोगों ने। तो जब आप गेम खेलते हैं तो आप लोग इस गेम खेलने में आप एक चीज को आपने भी महसूस किया होगा या सोचा होगा कि आप जो है हर गेम के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हो, आप एक स्ट्रेटजी प्लान करते हो, और उस स्ट्रेटजी के बेस पे जो है वो क्या करते हो, अपने आप को एज्यूम करते हो, या अपने अपने अपनी सारे स्ट्रेटजी के आधार पे ही अपने सारे प्लान और सारी चाल चलते हो। चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो किसी भी गेम का हो, हर गेम की आपकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। उस स्ट्रेटजी के बेस पे जो है आप डिसीजन लेते हो और डिसाइड करते हो, और उसी स्ट्रेटजी के आधार पे आप अपना गेम प्लान करते हो। चाहे वो अगर हम देखें तो चाहे वो नेशनल लेवल का गेम हो, इंटरनेशनल लेवल का गेम हो, हर गेम में एक स्ट्रेटजी होती है। सेम इसी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब हम बात करें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो एक्टर होता है वह एक्टर हर संभव कोशिश करता है कि वह एक अपना ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करे जिस स्ट्रेटजी को सामने वाला प्लेयर या सामने वाला जो एक्टर है वह समझ ना पाए, और इसके लिए वह हर तरह की कोशिश करता है। साथ ही साथ वह यह भी कोशिश करता है कि वह जो है ऐसी स्ट्रेटजी बनाए जिससे सामने वाले की स्ट्रेटजी को मैं समझ जाऊं। तो वह पहले तो कोशिश करता है कि सामने वाले की स्ट्रेटजी को कैसे भी रीड आउट कर ले, समझ ले, या उसको ऐसे जो है हम एनालाइज कर ले कि उसके स्ट्रेटजी को पूरी तरह से हम हमारे समझ में आ जाए। उसके बाद फिर वह उस स्ट्रेटजी के आधार पे वो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, जिससे कि हर संभव कोशिश करता है कि हम जो है एक ऐसा प्लान बनाए, एक ऐसा स्केच बनाए, एक ऐसा ड्राफ्ट बनाए कि जिससे उस स्ट्रेटजी के माध्यम से हम अपने जो अपना गेम है, जो हमारा एक्चुअल में गेम है, उस गेम को हम पूरी तरह से अच्छे से खेलें और मैक्सिमम बेनिफिट या फिर जीत जो है या विनर के रूप में हम अपने आप को स्टेबल कर लें। तो यह स्ट्रेटजी जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो चाहे गेम हो, ये दोनों के लिए कंपलसरी होता है। तो गेम थ्योरी ये कहता है कि जिस प्रकार गेम के लिए स्ट्रेटजी आवश्यक है, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी स्ट्रेटजी आवश्यक और कंपलसरी है। बिना स्ट्रेटजी के कोई भी नेशनल एक्टर, कोई भी एक्टर जो है वह कोई भी बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता। तो उसको बेहतर रिजल्ट देने के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी स्ट्रेटजी को इस लायक बनाए, इस तरह का बनाए कि वह जो है मैक्सिमम बेनिफिट हो, उसके लिए मैक्सिमम जो है बेनिफिट हो उससे प्राप्त कर सके। अगला जो उसने एलिमेंट अपना गेम थ्योरी के लिए जो अगला गेम थ्योरी में जो एलिमेंट पाया जाता हुआ है प्लेयर्स। जब हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जब हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी गेम बिना प्लेयर्स के हो ही नहीं सकता। उसमें किसी भी गेम में मिनिमम 2 प्लेयर चाहिए ही चाहिए, एक तरफ एक दूसरी तरफ, चाहे वो कोई भी गेम हो। उसी तरह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत एज्यूम करता है कि बिना नेशनल एक्टर्स के, बिना प्लेयर्स के जो है वह गेम पॉसिबल ही नहीं आता। गेम खेलने के लिए 2 या 2 से अधिक एक्टर का होना जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि बिना उनके कोई भी गेम हो ही नहीं सकता, कोई भी गेम प्लान नहीं हो सकता, कोई भी गेम खेला नहीं जा सकता। तो कोई किसी भी गेम को चलने के लिए, किसी भी गेम को खेलने के लिए, किसी भी गेम को बनाए रखने के लिए प्लेयर कंपलसरी, और बिना प्लेयर के कोई भी गेम हो ही नहीं सकता। इसलिए जो है प्लेयर जो है वह गेम थ्योरी का एक बेस एज्यूम है, या फिर यह कह लीजिए कि एक बेस जो है वह आधार है, और बिना इसके हो ही नहीं, बिना प्लेयर के, बिना
प्लेयर्स के किसी भी गेम का एज्यूम ही नहीं किया जा सकता कि उस गेम वह गेम हो सकता है। फिर गेम जो है, गेम के लिए प्लेयर जो है वह सबसे आवश्यक है। तीसरा जो चीज है कि उसको जो है उनको गेम थ्योरीज में कि दैट कि सबको जो है उस गेम के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में पता है। जैसे हम अगर कोई भी गेम खेलने जाए, हर गेम का एक अपना अलग रूल होता है। उस रूल के हिसाब से, उस नियमों और कानूनों के आधार पर, रूल्स के बेस पे ही वो गेम प्लान किया जाता है या गेम चलता है। तो गेम के लिए है जरूरी है कि उसका अपना रूल्स हो, अपना रूल्स और रेगुलेशन हो। उस रूल्स रेगुलेशन के आधार पे वह गेम चलेगा या गेम एज्यूम होगा। हर गेम के अपने रूल्स होते हैं और उन रूल्स के हिसाब से ही किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में या किसी भी गेम में गेम को प्लान किया जाता है। तो बिना रूल्स के, बिना रूल या रेगुलेशन के कोई भी गेम होता नहीं। हर गेम का अपना रूल होता है। और इसी तरह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी गेम थियरी यह कहता है कि हर इंटरनेशनल सिचुएशन के लिए जो गेम प्लान हो रहा है या गेम चल रहा है, उसके लिए एक रूल्स भी होना जरूरी है। बिना रूल्स के कोई गेम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि जो आया वही शामिल हो गया, जैसे चाहे वैसे खेल ले, नहीं। उसके लिए एक लीगल रूल होता है और उस रूल के आधार पे ही, वो रूल्स के आधार पे ही वह गेम डिसाइड होता है। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो एलिमेंट्स हैं, जो मेन एलिमेंट कहे जाते हैं, उसमें जो है वह रूल्स भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में है। और उसके बाद रूल्स के बाद जो है पे ऑफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। एक्चुअली अगर कोई गेम जीतता है तो उसको जो है वह कुछ प्राप्त हो, और जो गेम हारे वो उसको कुछ क्षतिपूर्ति हो या वह क्षतिपूर्ति दे। तो गेम के लिए कुछ क्षतिपूर्ति या पे ऑफ की भी स्थिति होनी चाहिए। जैसे अगर आप जीतते हैं तो आप कहीं अगर खेलने जाते हैं और आप कहीं गेम जीतते हैं, तो अब जब आप गेम जीतेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको जो है वो रिवार्ड दिया जाएगा। लेकिन जब आप गेम हार जाते हो तो आपको उस पर कुछ ना कुछ फाइन की भी व्यवस्था की जाए। तो यह जो पे ऑफ है, जो क्षतिपूर्ति है, वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक हिस्सा है। और गेम जो थियरी है, गेम थियरी का सबसे इम्पोर्टेंट यह कह सकते हैं कि एलिमेंट है कि पे ऑफ के आधार पे ही गेम के जीतने और हारने को डिसाइड किया जाता है। कि पे ऑफ, क्षतिपूर्ति जो है वह इस बात का द्योतक है कि टीम जीती है कि हारी है, या नेशनल एक्टर जो है वो जीता है कि हारा। अगर वो जीता है तो इसका मतलब जो पे ऑफ प्राप्त करेगा, और अगर हारा है तो इसका मतलब है कि वो पे ऑफ देगा। तो यह जो कॉन्सेप्ट है, यह गेम थियरी को और ज्यादा मजबूत बनाता है और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। फिर उसके बाद अगला जो है, अगली जो व्यवस्था है वह है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन से तात्पर्य है कि गेम थियरी इस बात को मानती है कि जो एक्टर है, जो प्लेयर्स हैं, जो जिनको गेम खेलना है, जो गेम में शामिल प्लेयर्स हैं, उनको जो है इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से विकल्प हैं, वो कौन कौन से सूचनाएं, जितनी भी उस तरह की सूचनाएं हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वह सारे उन प्लेयर्स के पास होनी चाहिए, उन खिलाड़ियों के पास होनी चाहिए। उन्हें विकल्पों की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें खेल के नियमों की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें प्ले ऑफ की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें हर उस चीज जो गेम में इन्वॉल्व है उसकी उनको जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार यह जो उनके कह सकते हैं कि 5 जो एलिमेंट्स हैं, 5 जो तत्व हैं, या फिर यह कह लीजिए इनके जो 5 मुख्य जो है कॉन्सेप्ट हैं, वह जो है वह इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में जानकारी होनी ही होनी चाहिए। और इस तरह से जो गेम थियरी है, वह गेम थियरी इसकी बात करती है कि आप जो है वह कैसे भी करके आप जो है क्या करें, आप गेम को जीतने का हर संभव कोशिश करें। ठीक, अब आते हैं हम गेम के टाइप्स में कि कितने काइंड ऑफ गेम है, या फिर कितने काइंड ऑफ गेम की जब हम बात करते हैं, तो जो एक्चुअल में जो गेम का कॉन्सेप्ट है वह यह है कि जो गेम थियरी जो बताती है, तो उसका जो अगर हम एनालाइज करें, अगर हम देखें, तो इस गेम थियरी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा, जब बात करते हैं हम गेम की, तो जीरो सम, सबसे पहला जो गेम है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो है टोटल पे ऑफ जो है फिक्स होता है, क्लियर होता है, और एक जीतता है और दूसरा हारता है।
मतलब इसमें एक का हारना और दूसरे के जीतने के बराबर है। मतलब इसमें अगर हम इस गेम को एनालाइज करें, इस गेम को समझने की कोशिश करें, तो हम इस गेम को ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो है एक की हानि होगी तो दूसरे को लाभ होगा। मतलब एक अगर हारेगा तो दूसरा जीतेगा ही जीतेगा। तो इस तरह से इस गेम को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि इस गेम को क्लियरली जानने के लिए कि इसमें जो है वो पहले से पे ऑफ जो है फिक्स्ड होता है, क्लियर होता है, और जो एक्टर है उसको सब कुछ पता होता है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, और वह जो है इस आधार पे गेम थियरी को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, गेम थियरी का सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है वह कहा जा सकता है कि गेम थियरी को समझने के लिए या गेम थियरी को समझने का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह जो है वह क्लासिकल परिकल्पना को भी के आधार पर भी समझा जा सकता है, जिससे कैदी दुविधा कहा जाता है। इस स्थिति में होता क्या है कि इस स्थिति के अनुसार दो लोगों को कार चोरी करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें 2 साल की सजा काटनी होगी। ठीक, 2 साल की सजा काटनी होगी। कार चोरी के आरोप में उन्हें 2 साल की सजा काटनी होगी और उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन पुलिस को यह भी संदेह है कि इन दोनों लोगों में ने बैंक डकैती के लिए भी कुछ प्लान कर लिया है, बैंक डकैती भी की है। पुलिस प्रत्येक कैदी को एक अलग अलग सेल में बंद कर देती है। जैसे उन्हें कार चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उनको यह डाउट है कि यह बैंक रॉबरी भी कर सकते हैं, तो उनको जो है अलग अलग सेल में बंद कर दिया जाता है और बताया जाता है कि जो यह लुटेरे हैं ये संदिग्ध हैं और इनसे अलग अलग पूछताछ की जाती है और वो एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम नहीं होते हैं। मतलब उनमें इतनी दूरी रखी जाती है कि उन दूसरे को एक दूसरे के साथ रिलेट करके ना देखा जाए, जोड़ के ना देखा जाए। तो यदि ये दोनों बैंक लुटेरे इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो जो कि वह प्रत्येक जो है तो कार चोरी और डकैती दोनों में इन्वॉल्व है तो 3 वर्ष की कैद की सजा होती है। और अगर इनमें से केवल एक ही बैंक लुटेरा होने की बात स्वीकार करता है और दूसरा नहीं करता है तो वह व्यक्ति जो स्वीकार करता है और उसे 1 वर्ष की सजा होगी तथा अन्य को 10 वर्ष की सजा होगी। गेम थियरी को अगर हमको समझना है तो दूसरा जो है इसके इस कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है कि यह जो गेम थियरी का कॉन्सेप्ट है, जीरो सम गेम में एक की विजय दूसरे की पराजय होती है, एक की जीत दूसरे की हार होती है, एक का लॉस दूसरे का विन होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि यह एक जो है एक प्लेयर जीतता है तो दूसरा हारता है, अगर दूसरा जीतेगा तो दूसरा हारेगा। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जो है अब जो गेम होता है उसमें एक का बेनिफिट जो होता है दूसरे को लास्ट में हो जाता है। दूसरा जो वेरिएबल सम गेम है, तो वेरिएबल सम गेम की जब हम बात करते हैं तो वेरिएबल सम गेम के बारे में अगर हम देखें तो उसमें होता क्या है कि इस स्थिति में, इस कंडीशन में जो इस खेल के एक पक्ष का लाभ जो है वह दूसरे पक्ष का लाभ हो जाता है और दूसरे पक्ष की जीरो सम गेम के बाद जो दूसरा प्रकार है वह वेरिएबल सम गेम है। वेरिएबल सम गेम की जब हम बात करते हैं तो उसमें होता क्या है कि वेरिएबल सम गेम में जो है अगर हम वेरिएबल सम गेम की बात करें तो इसमें जो कॉपरेशन है, खेल सिद्धांत की इस बात संबंधित की है कि गठबंधन या सहकारी समूह किस तरह से बातचीत करके जब जो है केवल भुगतान ज्ञात होता है तब व्यक्ति के बीच के बजाय खिलाड़ियों के गठबंधन के बीच का खेल होता है। और यह सवाल किया जाता है कि समूह कैसे बनते हैं और खिलाड़ियों के भुगतान कैसे आवंटित किए जाते हैं। गैर सरकारी खेल सिद्धांत जो नॉन कोऑपरेटिव जो गेम है उसमें जो है संबंधित तर्क आर्थिक एजेंट और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ जो है कैसे व्यवहार करते हैं, सबसे यह आम होता है। जो गैर सरकारी खेल जो स्ट्रेटजी है और जो स्ट्रेटजी खेल है इसमें केवल उपलब्ध जो जितने भी स्ट्रेटजी है और जितने भी ऑप्शन उपलब्ध है उसको जो है उसी में से चूज करने का और उसको चयन करने का एक प्रक्रिया है। जैसे होता क्या है कि इसमें वो है क्या कि इसमें सबकी सामूहिक हार या सामूहिक जीत का मामला नहीं होता। इसमें जो है वह सबको जो है न कुछ हार और कुछ न कुछ लाभ अगर होगा तो सामूहिक रूप से सबके साथ होगा। तो यह जो एक प्रक्रिया है, यह जो एक गेम का जो एक मॉडल है, जिस जो वेरिएबल सम गेम मॉडल है, यह जो है शून्य जो जीरो सम गेम है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ है, थोड़ा सा अच्छे वर्ग की तरफ है। और इसको जो है हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जब हम देखते हैं तो यह जो गेम थियरी है, गेम थियरी जो है वह
बहुत कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की एक की है, एक कुंजी है, एक चाबी है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूज करके और अच्छे तरीके से जो है हम गेम थियरी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन को, इंटरनेशनल सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें जो नेशनल एक्टर है वह जो है वह दूसरे देशों की, दूसरी जगहों की, दूसरे कंट्रीज की व्यवस्थाओं को सही ढंग से अनुमानित कर लेता है। और इसकी जो एजम्पशन है, इसके जो गेम के एजम्पशन है, उसके आधार पे हम नेशनल एक्टर की चीजों को अच्छे ढंग से एनालाइज कर पाते हैं, उनको अच्छे ढंग से समझ पाते हैं, और उसके आधार पे हम जो है एक अच्छा डिसीजन ले लेते हैं। गेम थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें यह डिसाइड करना आसान हो जाता है, चीजों को समझना आसान हो जाता है कि कौन एक विनर की तरह है और कौन जो है लूजर की तरह है, या फिर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आते हैं, इंटरनेशनल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गेम थ्योरी एक अच्छा विकल्प है, और इसके आधार पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अच्छे ढंग से समझा भी जा सकता है, जाना भी जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए गेम थ्योरी एक अच्छा और बेहतर विकल्प है, क्योंकि जब हम अच्छा और बेहतर विकल्प की बात करते हैं, जैसे हमने वेरिएबल के बारे में बात की, क्योंकि वेरिएबल सम गेम के बारे में जब बात की तो हमने बताया कि उसमें जो है अगर हमारे पास 100 रुपया है, तो मान लीजिए 100 रुपया में से अगर 100 रुपए के 100 रुपया है, तो अगर हमारे पास 100 का सिर्फ एक नोट है, अगर वो गिर जाता है तो हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में एक 50 का नोट है, एक 20 का है, एक 20 का और एक 10 का है, अगर उसमें से 10 रुपया गिर जाता है तो हमारे पास दो तरह के विकल्प हो जाएंगे। एक कि हमारे लिए एक दुख तो यह होगा कि हमारा 10 रुपया गिर गया, अगर 10 रुपया गिरता है उसमें, तो खुशी इस बात की होगी कि हमारे पास 90 रुपए बच गए। तो यह जो है कि उसमें लॉस भी होता है और समझ में भी नहीं, जैसे एक का लॉस दूसरे का जो है वो बेनिफिट नहीं हो सकता। उसमें होता क्या है कि उसमें एक कॉम्बिनेशन के रूप में काम करता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गेम जो है वह एक कोऑपरेशन की भी बात करता है, एक कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, एक कंपटीशन की बात करता है। तो इस तरह से हम अगर चाहें तो गेम थियरी के माध्यम से, गेम थियरी को एक विकल्प के रूप में यूज करके, गेम थियरी के माध्यम से हम जो है अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन को सही ढंग से समझने का प्रयास कर सकते हैं, और उसे सही ढंग से हम समझ भी सकते हैं, और हर संभव कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल सिचुएशन को सही ढंग से समझा जाए, सही ढंग से जाना जाए, और उसके बाद कोई भी डिसीजन हो। क्योंकि अगर हमें सही ढंग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करनी है, अपना जो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको अचीव करना है, या फिर हमें गेम में जीतना है, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी अच्छी प्लान करनी होगी, हमें अपने प्लेयर्स के बारे में जानना होगा, हमें अपने प्लेयर्स की हमें गेम की हर बारीकी को समझना होगा, हमें सामने वाले के अपने जो हमारा अपोजिशन है, जो हमारा अपोजिट प्लेयर है, उसके मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश करनी होगी, हमें उसके दिमाग को पढ़ना पड़ेगा। अगर जब तक हम इन सारी चीजों में इन सारे एजम्पशन को सही ढंग से लागू नहीं कर लेंगे, सभी बारीकियों को सही ढंग से सीख नहीं लेंगे, सभी को अच्छे ढंग से मजबूत नहीं कर लेंगे, तब तक जो है हम सही ढंग से कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम गेम थ्योरी को लाने की बात करते हैं, तो मार्टिन कैप्लान ने इंटरनेशनल सिचुएशन को सही ढंग से एज्यूम करने के लिए, सही ढंग से समझने के लिए, सही ढंग से व्याख्यायित करने के लिए जो उन्होंने एक विकल्प के रूप में चुना था, ये गेम थ्योरी उसका एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट था, जिसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वह जब नेशनल एक्टर होता है, वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वह हमेशा ही जीतना चाहता है। हर देश, हर नेशन, हर एक्टर जो है वो यह चाहता है कि वह जीते और उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, और वह हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहता है, हमेशा इस बात के लिए तैयार रहता है कि उसे पे ऑफ के रूप में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले, और वह इसके लिए हमेशा जो है अग्रसर रहता है, एक्टिव रहता है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन उसके इस स्थिति को, इस चीजों को आकलित करने के लिए, इस चीजों को समझने के लिए जरूरी है कि वह जो है गेम थ्योरी के माध्यम से इस चीजों को एज्यूम किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और जब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गेम थ्योरी को यूज किया जा रहा है, तब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना आसान हो चुका है, और इसके माध्यम से हम आसानी से इंटरनेशनल सिचुएशन को समझ सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। तो गेम थ्योरी जो है एक बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है, और इसलिए यही कारण है कि मैथ से इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से साइंस के बाद जो है वह पॉलिटिकल साइंस और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में
इसको एक सिद्धांत के रूप में, एक थियरी के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि यह हमारे लिए एक बेनिफिशियल था और यह हमको इंटरनेशनल सिचुएशन को हैंडल करने में, इंटरनेशनल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, इंटरनेशनल सिचुएशन को समझने में यह कारगर सिद्ध होता है। और इससे जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो स्कॉलर्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है। थैंक यू, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।